हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मनीष बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में अपन बात करेंगे और दूसरा जो चैप्टर है वो है अपना नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। तो इस चैप्टर के अंतर्गत अपन नर एवं मादा युग्मकों की संरचना कैसी होती है एवं इनका विकास किस प्रकार से होता है, इस संरचना के बारे में अपन क्या प्राप्त करेंगे जानकारी। कि नर युग्मक जो होते हैं, मादा युग्मक जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या उनकी संरचना होती है, कैसे कैसे वो परिवर्तित होते हैं, उनके बारे में अपन इस चैप्टर के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें देखिए, सबसे पहले अपन चलते हैं। इससे पहले चैप्टर में आपने बात की थी किसके बारे में, पुष्प के बारे में आप जानकारी प्राप्त की थी थोड़ी सी। और आपको जो पता है पुष्प क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित जो प्ररोह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको पुष्प कहते हैं, मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट जो होता है रूपांतरित प्ररोह। और रूपांतरित का मतलब बदला हुआ, प्ररोह का मतलब होता है पादप का शीर्ष भाग। जब पादप का जो शीर्ष भाग होता है वो बदल जाता है, बदलने का मतलब है उसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कलर्ड। जब वो कलर्ड हो जाता है तो उसको किसकी संज्ञा दे दी जाती है, पुष्प की संज्ञा दे दी जाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं। और ये जो पुष्प होता है, इस पुष्प में आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, इस पुष्प के अलग अलग क्या होते हैं, भाग। और उन भागों को अपने चक्रों के रूप में पढ़ा था। एक को हमने पढ़ा था कौन सा चक्र, सहायक चक्र। और एक दूसरा पढ़ा था आपने कौन सा, लैंगिक चक्र। भागों को चक्रों के रूप में पढ़ा, सहायक चक्र और लैंगिक चक्र। अब देखिए, सहायक चक्र जो था, सहायक चक्र में आपने किस किस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। सहायक चक्र में आपने जो पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था बाह्य दल पुंज, जिनको बोलते हैं कैलेक्स। और दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था दल पुंज, जिनको बोलते हैं कोरोला। कैलेक्स और कोरोला के बारे में आपने जानकारी क्या की थी, प्राप्त। और ये सहायक चक्र होते हैं क्योंकि आपने जानकारी प्राप्त की थी बाह्यदल पुंज जो होते हैं। बाह्यदल जो पुंज होते हैं वो पुष्प को सपोर्ट, इसका मतलब सुरक्षा प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य। दलपुंज जो होते हैं ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। कलर्ड होने का फायदा क्या होता है, कीटों को आकर्षित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कीट जब आकर्षित होते हैं तो उससे परागण की क्रिया अच्छी तरीके से क्या होती है, संपन्न होती है। ये इनका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद आपने पढ़ा था लैंगिक चक्र। और लैंगिक चक्र में आपने पढ़ा था पुंकेसर, एंड्रोशियम। और दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था स्त्री केसर, जिसको बोलते हैं जाइनोसियम। तो पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की थी। पुंकेसर जो होते हैं वो आपको पता है पुष्प के नरजन्यक भाग होते हैं। और स्त्री केसर जो होता है वो पुष्प का कौन सा, मादा जन्य क्या होता है, भाग। तो हमको इस चैप्टर में यही चीज पढ़नी है। पुष्प क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह को अपन क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ज्यादातर कोई भी प्रारूपिक पुष्प होता है उनको अपन चक्रों में डिवाइडेशन करते हैं। चक्र कितने होते हैं, 2 चक्र, एक सहायक चक्र और एक लैंगिक चक्र। सहायक चक्र जो होता है वो पुष्प को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है। और लैंगिक चक्र जो होता है वो लैंगिक क्रियाओं को संपन्न कराने का क्या करता है, कार्य। इसके बाद देखिए, अब अपन जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही आगे अपन बढ़ेंगे तो अब हमको मेनली बात करनी है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद के बारे में कि इनकी कैसी संरचना होती है, कैसे इनका विकास होता है, इनके बारे में। तो इसका मतलब मेनली रूप से यहाँ पे क्या आ गया, पुंकेसर और स्त्री केसर। जन्यक भागों के बारे में अपन जो पढ़ रहे हैं तो उसमें यही आते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे, पुंकेसर के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब है नर जन्यक भागों के बारे में बात करेंगे कि नर जन्यक भागों का
निर्माण कैसे होता है, कैसे बनते हैं, क्या इनकी संरचना होती है, उनके बारे में अपन क्या प्राप्त करेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, अपन बात करते हैं पहला भाग, और पहला भाग है नर युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। कि जो नर युग्मक जो होता है उसका किस प्रकार विकास होता है, कैसी कैसी उसकी संरचना होती है, किस संरचना के अंदर ये नर युग्मक जो होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं, और नर युग्मकोद्भिद जो नर युग्मकों को निर्माण करने वाली जो संरचना होती है तो उसके बारे में अपन टोटली रूप से क्या प्राप्त करेंगे, जानकारी। और इसमें भी देखिए सबसे पहला जो भाग है अपना पुंकेसर तथा लघु बीजाणु धानी। अब देखिए पुंकेसर जिसको अपन बोलते हैं स्टामेन। अब ये आपने दो चीज पढ़ी थी, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का नरजन्य क्या होता है, भाग, और इस पुंकेसर के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये जो पुंकेसर जो होता है, इस जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर के तीन अलग अलग आपको पता है क्या होते हैं भाग, क्योंकि उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर अपने को पढ़ना है पुंकेसर। और इस पुंकेसर को अपन और दूसरा नाम भी है, क्या कह सकते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। क्या कह सकते हैं, लघु बीजाणु पर्ण भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। आपने 11वीं क्लास में लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण दो चीज आपने पढ़ी थी। तो यहां पर लघु बीजाणु पर्ण के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो लघु बीजाणु पर्ण के ऐसी पर्ण जो लघु बीजाणुओं को धारण करने का क्या करती है, कार्य, क्या कहलाती है, लघु बीजाणु पर्ण कहलाती है। तो अपन चलिए किसके बारे में बात कर रहे थे, पुंकेसर। और पुंकेसर के कितने भाग हैं आपने पढ़ा है पुंकेसर, तो इसके कितने भाग होते हैं, 3। सबसे पहले नंबर का जो भाग होता है जिसको बोलते हैं पराग कोश है, जिसको बोलते हैं पोलन सैक। क्या कहलाता है, पोलन सैक। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग होता है जिसको बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु जिसको बोलते हैं अपन क्या, फिलामेंट। तीसरे नंबर पे इसका भाग होता है योजी, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। तो ये किसके, पुंकेसर के कितने भाग हो गए, 3। पहला भाग है अपना क्या, परागकोश। दूसरा भाग क्या है अपना पुतंतु, और तीसरा भाग क्या हो गया, योजी। अब हम इन तीनों पार्टों के बारे में विस्तृत रूप से क्या प्राप्त करेंगे, जानकारी। सबसे पहला अपना जो भाग है वो कौन सा भाग है, परागकोश। पराग का मतलब यहां पर संबंधित हो गया कि नरजन्य जो पार्ट्स जो होते हैं या नरयुग्मक जो होते हैं वो कहां बन रहे हैं, तो उनको बनाने वाला एक कोश होता है, उस कोश को अपन क्या बोलते हैं, पराग कोश या पोलन सैक। इसको अपन एंथर भी कह सकते हैं। और पराग कोश जो होता है वो पराग कोश, इसके बारे में स्पेशली अपन जब जानकारी प्राप्त करें तो ये किन में बना हुआ होता है, पालियों में, लोब्स में बना हुआ होता है। पालियों में क्या रहता है, विभाजित। आपने 11वीं क्लास में इसके बारे में संपूर्ण रूप से खूब जानकारी आपने क्या की थी, प्राप्त। आपको पता है परागकोश जो होता है एक पालित भी होता है और द्विपालित भी होता है। एक पालित जो परागकोश होता है उसमें कितनी पाली होती हैं, एक। द्विपालित जो परागकोश होता है उसके अंदर कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां पाई जाती हैं। और
जैसे ही इनका डेवलपमेंट जब होता है तो डेवलपमेंट के दौरान ये जो पालियां होती हैं, ये पालियां भी क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं और ये पाली क्या बना लेती हैं, अलग अलग किसका निर्माण करती हैं, लघु बीजाणु धानियों का क्या करती हैं, निर्माण, एक कोष्ठों का निर्माण करती हैं, जिनको बोलते हैं पराग, जिनको मिलाकर अपन परागकोश बनाते हैं। तो पाली और पाली के अंदर क्या हो जाते हैं, कोष्ठ बन जाते हैं। तो एक पाली से कितने कोष्ठ बनते हैं, 2। तो यदि किसी परागकोश में 2 पालियां हैं तो कोष्ठों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है, 4। तो एक पालित परागकोश 2 कोष्ठी हो जाता है और द्विपालित जो परागकोश होता है वो कितने कोष्ठी हो जाता है, 4 कोष्ठकों में क्या हो जाता है, बट जाता है और उन कोष्ठकों को बोला जाता है लघु बीजाणु धानी। और टोटली रूप से इसको अपन क्या कह सकते हैं, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण। अब अपन बात करते हैं, अपने पास है परागकोश। परागकोश के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली, परागकोश के बारे में, पालियों के बारे में आपको पता चल चुका है। तो इसके बाद इसकी जो पालियां जो होती हैं, ये जो पाली, इन पालियों को, क्योंकि आपस में ये पालियां एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो इन पालियों को जोड़ने का मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो किसका होता है, योजी भाग का क्या होता है, कार्य है। क्योंकि पाली पाली के अंदर क्या बनते हैं, कोष्ठ बनते हैं। तो वो कोष्ठ पृथक, वैसे तो पृथक होते हैं लेकिन आपस में क्या होते हैं, वैसे जुड़े हुए। तो जुड़े हुए होते हैं तो उनको जोड़ने का काम किसका होता है, योजी का होता है। इसके बाद अपना जो भाग है उसको बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु क्या कार्य करता है कि जो परागकोश होता है उसको ऊपर है स्थिर रखने का क्या करता है, कार्य। तो आपने प्रारंभिक पुष्प में इसको देखा होगा ऐसे, इस प्रकार ये जो भाग होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पुतंतु। ये भाग होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, परागकोश। और इस यहां पर क्या होता है, योजी, क्योंकि इसकी जो पालियां होती हैं उनको जोड़ने का क्या करता है, कार्य। अब आपने ऐसा जो परागकोश देखा होगा, ऊपर जो भाग आपको दिख रहा है, जैसे आपको 2 पार्ट्स में दिख रहा है, इसको अपन चप्पलाकार भी कह सकते हैं। तो ऐसा परागकोश यदि आपको जो दिख रहा है, यहां पर आपको स्पष्ट रूप से कितनी पाली दिख रही है, 2 पाली आपको दिख रही है। तो कोष्ठ कितने हो गए इसमें, 4। अब अपन एक पाली जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार का परागकोश जब आपने देखा होगा, तो इस प्रकार का जो परागकोश होता है उस परागकोश में एक पाली होती है। तो एक पाली इसमें है तो इसके कितने कोष्ठ हो गए, इसमें 2 कोष्ठ पाए जाएंगे। तो ये आपको वृत्ताकार, जैसे आपने गुड़हल का पेड़ देखा होगा, गुड़हल के पेड़ में इसके जो पुष्प है उस पुष्प में अपन देखेंगे तो ऐसा मिलेगा। तो ये तो कैसा हो गया, वृत्ताकार, और ये कैसा हो गया, चप्पलाकार। इसका मतलब है ये हो गया आपका द्विकोष्ठी और ये हो गया आपका चतुकोष्ठी। ये हो गया आपका एक पालित और ये हो गया अपना कितना, द्विपालित परागकोश। तो परागकोश के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद देखिए नीचे क्या है, पुतंतु, जो परागकोश को ऊपर तक पहुंचाने का क्या कर रहा है, कार्य, जिससे कि परागकोश जैसे ही परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्व होने के बाद परागकोश क्या होते हैं, स्फुटित होते हैं। और परागकोश के अंदर किनका निर्माण होता है, परागकणों का क्या होता है, निर्माण। तो परागकण जैसे ही बनते हैं तो उन परागकण, अगर ये पुतंतु नहीं हो तो परागकोश कहां पर रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। वर्तिका कहां रहती है, ऊपर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, जो परागकणों को ग्रहण करने का क्या करती है, कार्य। तो ये पुतंतु जो होते हैं इन परागकोशों को ऊपर पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे ये परागकोश ऊपर पहुंचते हैं, वहां स्फुटित होते हैं। और जब ये वहां स्फुटित होते हैं तो इनमें से निकलने वाले परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, जहां पर उन परागकणों का क्या होता है, अंकुरण होता है। अब देखिए बच्चों, अपन बात करते हैं किसके बारे में, पराग कोश के बारे में। किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, परागकोश, पॉलन सैक के बारे में अपन क्या प्राप्त करते हैं, जानकारी कि इसका निर्माण कैसे होता है।
अब आपने देखा होगा जब पुष्प का डेवलपमेंट होता है, पुष्प बनता है, तो उसी समय इसमें नर जन्यक एवं मादा जन्यक जो संरचना होती हैं, वो संरचना इसमें क्या होती हैं, बनती हैं। नर जन्यक संरचनाएं और मादा जन्यक संरचनाएं जब इसमें बनती हैं तो उसी समय ही नर जन्यक संरचना जो बनती है तो उसमें ही परागकोश का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उस दौरान अपन देखते हैं कि नर जन्यक जो संरचना होती है, उस नर जन्यक संरचना में जब परागकोश का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय आपने देखा होगा कि परागकोश के जो बन रहा है तो वहां की बाह्य त्वचा द्वारा, जो बाह्य त्वचा होती है, क्योंकि जहां पर भी किसी भी अंग का निर्माण होता है तो उसमें आपने देखा होगा बाह्य त्वचा भी होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, अंत्य त्वचा होती है जिसको अपन एंडोडर्मिस कहते हैं। तो यहां पर अपन बात करते हैं किसकी, बाह्य त्वचा, जिसको बोला जा रहा है एपिडर्मिस। किसके बारे में बात करेंगे, एपिडर्मिस। तो परागकोश जो होता है, इस परागकोश में हम पढ़ेंगे क्या है, आप पाली पढ़ चुके हैं, पालियों के बाद आपने क्या पढ़ चुके हैं, कोष्ठ पढ़ चुके हैं, और अब अपन यहां पे अपन पढ़ेंगे लघु बीजाणु धानी, माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जब परागकोश का डेवलपमेंट होता है तो उस समय क्या होता है, इस भाग में जब ये पूर्णरूपेण बन रहा होता है तो कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, तो उस समय एपिडर्मिस जो भाग की जो कोशिकाएं होती हैं, तो एपिडर्मिस भाग की जो कोशिकाएं होती हैं वो बिल्कुल कैसी होती हैं, समरूपी। कैसी होती हैं, समरूपी। और समरूपी का मतलब होता है उनका आकार, आकृति सब बिल्कुल कैसे होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, जिनको बोलते हैं होमोजीनियस मास। और होमोजीनियस मास का मतलब है समरूपी समूह होता है, जिसमें प्रत्येक जो कोशिका होती है बिल्कुल कैसी होती है, समान होती है। अब इस समरूपी समूह में क्या होता है, समरूपी समूह में कुछ कोशिका, या इसका मतलब एक कोशिका जो होती है वहां पर क्या है, वो अन्य सभी कोशिकाओं से आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि। इसका मतलब समरूपी समूह है, समरूपी समूह की प्रत्येक कोशिका का आकार बिल्कुल क्या है, समान। और उस समरूपी समूह में कुछ कोशिकाएं अपने आकार में क्या कर लेती हैं, वृद्धि कर लेती हैं। और अपनी आकार में वृद्धि कैसे होती है, क्योंकि उनमें जीव द्रव्य की जो मात्रा है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जीव द्रव्य की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो अपने आकार में क्या कर लेती हैं, वृद्धि कर लेती हैं। क्योंकि जो परागपुट जो होता है उसके कौन से भाग की कोशिकाएं होती हैं, अधस्त्वक भाग की। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मल। हाइपोडर्मल जो भाग होता है, हाइपोडर्मल भाग होता है, यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं जिनको अपन बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। और ये हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, इसका मतलब समरूपी जो समूह है, इस समूह की हाइपोडर्मल कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो अपने आकार में क्या कर लेती हैं, वृद्धि कर लेती हैं। और आकार में जो कोशिका अपना आकार बढ़ाती है क्योंकि उसमें जीव द्रव्य की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा, तो उस कोशिका को, कौन सी कोशिका, जो अपने आकार में क्या करती है, वृद्धि है। और स्पेशली उस कोशिका का नाम होता है प्रेप्रसू कोशिका। क्या नाम होता है बच्चों, प्रेप्रसू कोशिका, जिसको अपन बोलते हैं आर्चेस्पोरियल सेल। आर्चेस्पोरियल सेल, प्रेप्रसू कोशिका, जो अन्य सभी कोशिकाओं से, जो समरूपी कोशिका समूह होता है, उन सभी कोशिकाओं से अपने आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि सबसे बड़ी होती है। स्पेशली अलग प्रकार की वो कोशिका दिखती है। अब आपको ये पता होगा, जब कोशिकाएं भोजन को ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं,
आकार में वृद्धि कर लेती हैं, तो वृद्धि करने के बाद आपने देखा होगा तुरंत ही कोशिका क्या करती है, विभाजन। तुरंत ही कोशिका क्या करती है, विभाजन। तो ये जो प्रकृष्ट कोशिका होती है, ये स्थिर कोशिका नहीं होती है, आगे क्या करती है, विभाजन करती है। और विभाजन इसका मतलब है जैसे ये सेल्स है, प्रकृष्ट कोशिका है, अन्य कोशिकाओं से क्या होती है, बड़ी होती है, तो ये इस प्रकार विभाजन करती है। तो इस विभाजन को परिणत, परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर के लेवल में उसमें क्या होता है, विभाजन होता है। तो इस प्रकार ये क्या, और आपने देखा होगा समसूत्री भी पढ़ा होगा, अर्धसूत्री पढ़ा होगा, वहां पर विभाजन में आपने देखा होगा इस प्रकार विभाजन की कार्य चलती है ऐसे। लेकिन यहां पर ये जो कोशिका होती है इस प्रकार से विभाजन करती है, और विभाजन करने के बाद ये कितनी कोशिका बनाती है, दो। एक तो है अपनी जिसको बोलते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका। क्या बोलते हैं, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल। ये हो गई आपकी प्राइमरी पैराइटल सेल। और इसके बाद दूसरा नंबर है जिसको बोलते हैं पीसी, सॉल्ट नाम है। पी का मतलब प्राइमरी, अगले पी का मतलब पैराइटल, और सी का मतलब होता है सेल्स। इसके बाद दूसरे नंबर पर अपन बात करें प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। क्या बोलते हैं जो, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, जिसका नाम है शॉर्ट में उसको बोलते हैं पीएससी। पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब होता है स्पोरोजिनस, और सी का मतलब होता है सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल। और ये जो दोनों कोशिकाएं जब बन जाती हैं, जब ये दोनों कोशिकाएं बन जाती हैं, तो ये दोनों कोशिका आगे फिर अपना विभाजन क्या करती हैं, रखती हैं, लगातार आगे क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती हैं, और लगातार आगे विभाजन का क्या करती हैं, निर्माण। अब देखिए हमारे पास है प्राथमिक द्वितीय कोशिका के प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो होती है ये क्या कार्य करती है। तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं परागकोश। परागकोश जो होता है उसमें भी भित्तियों का क्या होता है, निर्माण, उसमें भी भित्तियां पाई जाती हैं। तो परागकोश के ऊपर 4 लेयर होती हैं, तो उन चारों की चारों जो लेयर हैं, उन लेयरों का निर्माण किससे होता है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका द्वारा उनका क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि एक परागकोश में कितनी 4 लघु बीजाणु धानियां हो सकती हैं। 4 लघु बीजाणु धानियां जब एक परागकोश में हैं, तो चारों की चारों लघु बीजाणु धानियों के ऊपर क्या मिलेगी, लेयर मिलेगी। और वो लेयर ही बिल्कुल कैसी होती है, सतत होती है, लगातार उनके ऊपर बनी रहती है। और एक कोश का क्या करती है, निर्माण, जिसके अंदर परागकणों का डेवलपमेंट होता है। परागकण बिल्कुल पूर्ण रूपेण क्या रहते हैं, सुरक्षित। तो आपको पता हो गया होगा बच्चों, प्राथमिक द्वितीय कोशिका जो होती है, तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास कौन सी है, प्राथमिक द्वितीय जो कोशिका होती है। इस प्राथमिक द्वितीय कोशिका से किसका निर्माण, परागकोश की भित्तियों का क्या होता है, निर्माण। इसके बाद अपन दूसरे नंबर पर बात करते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो सेल होती है आगे ये भी क्या करती है, विभाजन करती है, और विभाजन करने के बाद बीजाणुजन कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण। क्या बनाती है, बीजाणुजन कोशिका। कौन सा विभाजन करती है, समसूत्री, समसूत्री विभाजन करती है। और समसूत्री विभाजन करने के बाद बीजाणुजन कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण।
और बीजाणु जन कोशिकाओं का जो समूह होता है इसको अपन बोलते हैं क्या? बीजाणु जन ऊतक। और ये जो बीजाणु जन कोशिका होती हैं, इसकी प्रत्येक कोशिका को अपन क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, कौन सी कोशिका बच्चों? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये कोशिका कौन सा विभाजन करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है। प्रत्येक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद प्रत्येक एक कोशिका से क्या बनता है? एक चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क का क्या होता है? निर्माण है। और इस चतुष्क में इसका मतलब 4 कोशिकाओं का क्या होता है? समूह। और चतुष्क की प्रत्येक कोशिका को अपन क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु, या उसका दूसरा नाम होता है परागकण, पोलन ग्रैंड। तो आपको पता चल गया होगा बच्चों, प्राथमिक वृत्तीय कोशिका होती है पीपीसी, जो किसका निर्माण करती है? पराग कोश की भित्तियों का क्या करती है? निर्माण। 4 लेयर होती हैं। चारों लेयरों के बारे में भाई अपन क्या प्राप्त करेंगे? जानकारी। इसके बाद प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका होती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है। विभाजन करने के बाद क्या बनाती है? बीजाणुजन कोशिका का क्या करती है? निर्माण। बीजाणुजन कोशिकाओं के समूह को अपन क्या बोलते हैं? बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। और बीजाणुजन कोशिका होती है, ये प्रत्येक कोशिका किसका कार्य करती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या करती है? निर्माण कार्य करती है। लघु बीजाणु मात्र जो कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होती है? विभाजित होती है। और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर क्या बनाती है? चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। इसका मतलब है 4 का, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन करने से एक कोशिका 4 कोशिकाओं में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। और ये चारों की चारों जो कोशिकाएं होती हैं वो किसका कार्य करती हैं? परागकण का क्या करती हैं? कार्य। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रपरेशु कोशिका, दोबारा आप देख लीजिए, अपन बात कर रहे हैं पराग कोश। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पराग कोश। तो पराग कोश का जो डेवलपमेंट होता है, तो पराग कोश जो बाह्य त्वचीय जो कोशिकाएं होती है, वहां की जो कोशिकाएं होती हैं, तो ये कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं कि ऊपर की जो लेयर होती है उस लेयर के अंदर, क्योंकि पूरा की पूरा जो पराग कोश होता है उसके ऊपर क्या बनती है? बाह्य त्वचा होती है। बाह्य त्वचा के अंदर बात करते हैं तो अधस त्वचा होती है। अधस त्वचा के अंदर बात करते हैं मध्य स्तर, जिसको मिडिल लेयर बोलते हैं। और मध्य स्तर के अंदर भी अपन बात करते हैं तो उसको बोलते हैं टैपिडम। तो अब अपन बात कर रहे हैं अंदर पराग कोश, अंदर कोश कैसे बन रहे हैं। तो बाह्य त्वचीय जो भाग की जो कोशिका होती हैं, एपिडर्मिस भाग की जो कोशिका होती हैं, उनके अंदर लघु बीजाणु धानी। इसका मतलब कोष्ठ कैसे बने, तो वहां पे आपको बताया था कि वहां पे समरूपी कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। उनमें क्या होती है? आपकी हाइपोडर्मल क्या होती है? सेल। इसका मतलब ये जो कोशिका होती है अन्य कोशिकाओं से समरूपी जो और भी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं से अपने आकार में क्या कर लेती हैं? वृद्धि कर लेती हैं। आकार में वृद्धि करने के बाद इनका नाम क्या होता है? आर्केस्पोडियल सेल्स हो जाता है। प्रपरेशु कोशिका। प्रपरेशु कोशिका कौन सा विभाजन करती है? आपको पता है इसमें कौन सा विभाजन हुआ था? परिणत क्या हुआ? विभाजन। जब इसमें परिणत विभाजन हो जाता है तो परिणत विभाजन होने के बाद ये कोशिका कितने भागों में बढ़ती है? 2 भागों में बढ़ती है। प्राथमिक वृत्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक वृत्तीय कोशिका होती है किसका? पराग कोश की भित्तियों का क्या करती है? निर्माण। प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका होती है वो किसका निर्माण करती है? परागकणों का क्या करती है? निर्माण। अब आपको पता चल चुका होगा कि कौन कौन सी कोशिकाओं से किस चीजों का क्या होता है? निर्माण। अब अपन बात करते हैं प्राथमिक वृत्तीय जो कोशिका होती है, इस वृत्तीय कोशिका से पराग कोश की भित्ति कैसे बनती हैं, कैसे कैसे वो पराग कोश की भित्तियां होती हैं, उनके बारे में अपन क्या प्राप्त करेंगे? जानकारी। अब देखिए बच्चों,
अपन बात करते हैं परागकोश की भित्ति के बारे में। तो अभी आपको बताया गया था प्राथमिक भित्तीय जो कोशिका होती है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार क्या करती है, विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है और समसूत्री विभाजन करने के बाद परागकोश की भित्तियों का क्या करती है, निर्माण। अब आपको पता है यह है आपके पास परागकोश। ठीक है, पॉलन साइक इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, है पॉलन वाल के बारे में अपन क्या कर रहे हैं बात। तो इसमें देखिए कि परागकोश जो अपना होता है, इस परागकोश में 4 लेयर होती हैं। अब वो 4 लेयर कैसे कैसे व्यवस्थित होती हैं, क्योंकि समसूत्री विभाजन होगा है हमारे पास। अब 2 कोशिका हैं और दोनों कोशिकाएं, पहली कोशिका है आपके पास प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका और दूसरी है पहली है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय जो कोशिका होती है वो भित्तियों का निर्माण करती है। तो सबसे पहले देखिए इसको अपन बोलते हैं बाह्य त्वचा। कौन सी लेयर हो गई, बाह्य त्वचा। अब आपको पता है, आपको इसमें ये है बाह्य त्वचा जिसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा हो गई। तो इस बाह्य त्वचा में देखो आपको एक हरी परत आपको दिख रही होगी, एक कोश की, इसका मतलब सिंगल लेयर में ये परत पाई जाती है। एक ही कोशिकाओं से निर्मित क्या होती है, परत होती है, जो परागकोश को सुरक्षा प्रदान करने का क्या करती है, कार्य। क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं बाह्य त्वचा जो होती है उसका मुख्य जो काम होता है वो क्या काम होता है, सुरक्षा प्रदान करने का क्या होता है, कार्य। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे अपनी होती है, ये आपको एक गहरी परत ये भी आपको दिख रही होगी, लेकिन कोशिका यहां पर आपको कैसी दिख रही है, पतली, और ये किस बेस यहां पर जो कोशिका होती है दूसरे नंबर की लेयर की वो आपको कैसी दिख रही है, मोटी। तो यहां पर इसको बोलते हैं अंतःस्थिसियम। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, अंतःस्थिसियम। एंडोथीसियम कहते हैं। तो अंतःस्थिसियम की जो कोशिकाएं होती है इनके बीच बीच में आपको देखा होगा ये जो स्पेस होता है कोशिकाओं के बीच में जो जगह है, इन कोशिकाओं के बीच में अल्फा सेल्यूलोज का क्या होता है, जमाव। अल्फा सेल्यूलोज। अंतःस्थिसियम जो होता है, अंतःस्थिसियम है, इसके बीच की जो कोशिकाएं की जो भित्तियां होती हैं उनमें बीच में 2 कोशिकाओं के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस में किसका जमा हो जाता है, अल्फा सेल्यूलोज का क्या होता है, जमा हो जाता है। अब इसके बाद देखिए ये मुख्य भाग होता है परागकोश की भित्ति का, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं मोटी होती हैं, रेखीय सतह में व्यवस्थित रहती हैं, रेखीय सतह में आपको दिख रही होंगी, और ये क्या कार्य करती है, मुख्य इनका काम है आर्द्रताग्राही। जब परागकोश पूर्ण रूपेण बन जाता है तो इनका मुख्य काम होता है आर्द्रताग्राही का। आर्द्रताग्राही का मतलब होता है आर्द्रता को ग्रहण करने का क्या करती है, कार्य। अब यहाँ पे जो अल्फा सेल्यूलोज का जो जमा होता है इसके कारण इनकी जो आकार की है, क्योंकि स्पेस में जमा हुआ है तो इससे इनकी आकार की कैसी हो जाती है, यू आकार में, रेशे के रूप में क्या हो जाता है, जमाव। तो यू आकार के रूप में अपने को वो क्या होता है, दिखाई देता है। तो अभी अपन बात कर रहे थे कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिका आर्द्रताग्राही हैं। जैसे ही परागकोश का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट हो गया, परागकण बन गए, तो तुरंत ये बाह्य वातावरण से क्या ग्रहण करती है, आर्द्रता को ग्रहण करती है। अब आर्द्रता जैसे ही ग्रहण करेंगी तो आकार और भी बढ़ेगा, आकार और बढ़ने से ये क्या हो जाती है, स्फुटित हो जाती हैं, और इनके स्फुटित होने से परागकण जो होते हैं वो कहां निकल जाते हैं, बाहर। तो ये इसका स्फुटित करने का इसका क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको दिख रही है जिसको बोलते हैं मध्य परत, मिडिल। मिडिल लेयर आपको दिख रही है तीसरे भाग में, जो 3 से 4
स्तरीय कोशिकीय परत होती है। ऐसे ही यहां पर पहले नंबर पे बाह्य त्वचा, दूसरे नंबर पे अंतःस्थिशियम हो गई आपकी, तीसरे नंबर पे वही कौन सी होगी आपकी मध्य परत, वही मध्य परत होती है। तो मध्य परत 3 से 4 वही स्तरीय कोशिकीय परत होती है और वही यहां पर भी आपको देखा होगा जैसे ऊपर की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इसी प्रकार की कोशिकाएं किसमें होती हैं, इस भाग में पाई जाती है। एवं अपन बात करें तो ये जो भाग होता है मध्य परत, यहाँ की जो कोशिका होती है ये कोशिका कैसी होती है, अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक का मतलब है जब इसका डेवलपमेंट हो जाता है तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप में क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। केवल कौन सी लेयर बचती है, ये और ये, जिससे कि परागकण आसानी से कहां निकल जाए, बाहर। इसके बाद देखो सबसे लास्ट में अपन बात करते हैं तो ये है कौन सा, एपिटम। ऐसे यहां पर अपन बात करें तो ये क्या है आपका एपिटम, जिसका दूसरा नाम होता है पोष तूतक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, पोष तूतक। अब देखिए पराग कोश जो होता है, इस पराग कोश का सबसे आंतरिक जो भाग होता है उस आंतरिक भाग को अपन क्या बोलते हैं, एपिटम बोलते हैं। सबसे आंतरिक भाग है और सबसे अंदर वाली क्या होती है, लेयर। पोष तूतक इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां इस भाग की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य होता है और इन कोशिकाओं की एक और विशेषता होती है कि ये बहुकेंद्रकीय भी हो सकती है। केंद्रकों की जो संख्या है इसमें एक से क्या हो सकती है, ज्यादा। केंद्रकों की संख्या ज्यादा होने के साथ साथ ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बहुगुणिता की स्थिति भी पाई जा सकती है, जिससे इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n से भी क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। तो और इनमें जीव द्रव्य की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। जैसे ही अब जीव द्रव्य की मात्रा ज्यादा होने का फायदा क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जिससे आपने कितनी भित्तियों को बना लिया, 4 भित्तियों का क्या कर लिया, निर्माण। 4 भित्तियां पढ़ चुके हैं। पहले नंबर पे बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, दूसरे नंबर पे आपने अंतःस्थिशियम, तीसरे नंबर पे मिडिल लेयर और चौथे नंबर पे आपने पढ़ा था एपिडर्म। 4 लेयर बन चुकी हैं। तो इसके बाद आप एक कोशिका को छोड़ के आए थे जिसका नाम था प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका आपने जो पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था, तो वो कोशिका क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका समसूत्री विभाजन करने के बाद अपनी संख्या में क्या करती है, वृद्धि करती है और किसका निर्माण करती है, बीजाणुजन ऊतकों का क्या करती है, निर्माण। और वो बीजाणुजन ऊतक होते हैं, प्रत्येक बीजाणुजन ऊतक लघु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या करता है, कार्य। तो यहां पर ये जो आपको कोशिका दिख रही हैं, इनको अपन क्या कह सकते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह सकते हैं। और अब आपको बाद में पता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जब पराग कोशिका पूर्ण रूप में डेवलपमेंट हो जाता है तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर किनका निर्माण करती है, पराग कणों का क्या करती है, निर्माण। तो अगर किसी जगह पर इसका नाम पराग कण भी लिखा हुआ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी नाम इनको दे सकते हैं, क्योंकि ये कोशिका आगे अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद पराग कणों का क्या करती है, निर्माण करती है। क्योंकि आपको लघु जो प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका होती है वो क्या बनाती है, बीजाणुजन ऊतक का क्या करती है, निर्माण। बीजाणु जन जो ऊतक होता है वो किसका निर्माण कर, क्या बहुत सारी जो कोशिका बनती है उसकी प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या करती है, कार्य। लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती है, विभाजित होती है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर क्या बनाती है, आपको पता होना चाहिए, परागकणों का क्या करती है, निर्माण। तो दोनों कोशिकाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब आप एक और देखें, आपको यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस के बीच में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है।
और इस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, यूजी कनेक्टिव। तो यहां पर आपको ये दिख रहा है एक चतुकोष्ठीय परागकोश आपको यहां दिख रहा है, ये इस प्रकार होता है इस प्रकार की इसकी संरचना होती है और इसमें 4 हमको क्या दिख रही है, लघु बीजाणुधानी अपन को दिखाई दे रही है। मैंने आपको एक लघु बीजाणुधानी की स्पष्ट रूप से आपको संरचना बना के दिखा दी है। अब अपन बात कर रहे थे, या टेपिटम की भी अपन एक बात कर रहे थे। तो टेपिटम जो होता है अपनी कार्य की जो होती है उसके आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक तो है टेपिटम के बारे में अपन बात कर रहे हैं, टेपिटम है, एक है इसका भाग अमीबीय, ठीक है, और दूसरा इसका जो भाग होता है स्रावी। एक तो क्या है अमीबीय और दूसरा क्या है स्रावी। ये इसके 2 पार्ट्स हैं। अब इसमें देखिए टेपिटम का कार्य आपको पता चल चुका है कि टेपिटम का जो मुख्य कार्य होता है वो टेपिटम का कार्य क्या है, टेपिटम का जो मुख्य कार्य है वो है जब पराग कोशों का डेवलपमेंट होता है तो उनको क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करने का। अब ये देखिए कभी कभी ऐसी कार्य की भी होती है कि जब पराग कणों का डेवलपमेंट चल रहा है, टेपिटम का विकास नहीं हुआ, टेपिटम की जो लेयर है वो किसी कारण से विकसित नहीं हो पाई है, तो उस समय क्या होता है कि पराग कण जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनकी जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, पराग कणों का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो वहां पर पराग कोश के अंदर पाए जाने वाले पराग कण जो होते हैं वो बिल्कुल कैसे रह जाते हैं, अविकसित, जैसे अपन उनको बंद बोलते हैं, अविकसित रह जाते हैं। इसका मतलब वो जब किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो उनका अंकुरण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बच्चों देखिए कि कोश के स्वभाव के आधार पर आपको पता चल गया, कोश के स्वभाव के आधार पर टेपिटम के 2 पार्ट हो गए, अमीबीय और स्रावी। अमीबीय इसका मतलब है कि अमीबा की तरह है, और स्रावी का मतलब होता है ग्रंथियों की तरह जो स्राव करता रहता है, क्योंकि अमीबीय इसका मतलब है उसकी कोई निश्चित आकार की नहीं होती। स्रावी का मतलब उससे क्या निकलता रहता है, स्राव, जो परागकणों को पोषण प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। और टेपिटम का विकास नहीं होता है तो आपको पता चल गया होगा कि परागकणों का क्या नहीं होता है, उनका भी डेवलपमेंट बिल्कुल क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब आपने देखा होगा टेपिटम कोशिका में, टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में क्या होता है, एक वसीय प्रकृति का प्रोयूबिस्काय पाई जाती है कि अपने पास क्या है, टेपिटम। इस टेपिटम में वसीय प्रकृति, कौन सी प्रकृति, वसीय प्रकृति की क्या बात पाई जाती है, प्रोयूबिस्काय। टेपिटम की जो कोशिका है उनमें वसीय प्रकृति की क्या होती है, प्रोयूबिस्काय होती है। और ये प्रोयूबिस्काय स्पोरोपोलेनिन, क्या, स्पोरोपोलेनिन है, इसके जमने से, स्पोरोपोलेनिन के जमने से है किसमें बदल जाती है, यूबिस्काय में क्या हो जाती है, बदल जाती है। और ये यूबिस्काय जो होती है ये क्या बनाती है, पराग कण का क्या बनाती है, बाह्य चोर। पराग कण का क्या बनाती है, बाह्य चोर बनाने का क्या करती है, कार्य। अब आपको पता चल गया होगा कि टेपिटम जो होती है, टेपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति का क्या पाया जाता है, प्रोयूबिस्काय पाया जाता है। ये प्रोयूबिस्काय स्पोरोपोलेनिन के जमने से, स्पोरोपोलेनिन एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। और प्रकृति में ये ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जिसका अपन प्राकृतिक रूप से किसी प्रकार से विघटन नहीं कर सकते। ये परागकण की भित्ति का क्या करती है, निर्माण करती है। परागकण की जो भित्ति का निर्माण करती है जिससे अपन किसी प्रकार से क्या नहीं कर सकते, अपघटन नहीं कर सकते है। तो इसका मतलब है उसको मुख्य रूप से एक सुरक्षा प्रदान करने का ये क्या होता है, कार्य। प्रोयूबिस्काय स्पोरोपोलेनिन के जमने से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, यूबिस्काय में कन्वर्ट हो जाती है। और ये यूबिस्काय जो होती है ये परागकण के बाह्यचोल का क्या करती है, निर्माण। क्योंकि परागकण परागचोल
और दूसरी होती है उसके ऊपर अंतःचोल। बाह्यचोल बाह्यभित्ति होती है, अंतःचोल क्या होती है, अंतःभित्ति होती है। तो आप यहां पढ़ चुके हैं परागकोश, परागकोश की चारों लेयर आपने पढ़ ली है। लघु बीजाणु मात्र कोश का है, उससे परागकोश की कितनी भित्ति बन गई, चारों भित्तियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। दूसरी थी हमारे पास प्राथमिको बीजाणु जनकोश का, प्राथमिक बीजाणु जनकोशिका में आपने विभाजन किया, विभाजन करने से वो कोशिकाओं की संख्या बढ़ी, बीजाणु जन ऊतक बने। प्रत्येक कोशिका किसका कार्य करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होती है, विभाजित होती है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु या परागकणों का क्या करती है, निर्माण। तो ये अपन का जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा अपना टॉपिक चल रहा था, पुंकेसर के बारे में जो टॉपिक चल रहा था वो यहां पर आकर बिल्कुल क्या होता है, अपना समाप्त होता है। तो बच्चों इसके बाद हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और उस वीडियो में अपन बताएंगे आपको किसके बारे में, परागकण के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्ण।